हम अक्सर देखते हैं कि हमारी दुनिया संघर्ष और असमानता से भरी हुई है, पर कभी सोचा है क्या कोई ऐसा रास्ता भी हो सकता है जहां समाज का आधार ही प्रेम और सहयोग हो? गांधी ने इसी कल्पना को सर्वोदय का नाम दिया था, और ये एक ऐसा विचार है जो आज के समय में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ऐसा समाज बनाना वाकई मुमकिन है? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब गांधी ने सर्वोदय के जरिए ढूंढने की कोशिश की। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शब्द सर्वोदय है क्या, कहाँ से आया ये और इसका असली मतलब क्या है। तो देखिए, सर्वोदय का मतलब बहुत ही सीधा है लेकिन उतना ही गहरा भी। ये दो शब्दों से बना है, सर्व यानी सब और उदय यानी विकास। तो मतलब हुआ सबका विकास। ये शब्द गांधी ने खुद दिया था और इसकी असली ताकत ना इसकी इसी सादगी में छिपी है। और जब गांधी सभी कहते थे तो उनका मतलब सच में सभी होता था, बिना किसी भेदभाव के। एक ऐसा समाज जहां जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई ऊंच नीच ना हो, जहां शोषण की कोई गुंजाइश ही ना हो। जरा सोचिए, ये एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना थी जहां समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी आगे बढ़ने का बराबर हक और मौका मिले। अब ये तो हम सब जानते हैं कि हर बड़े विचार के पीछे ना अक्सर एक कहानी होती है। सर्वोदय का विचार भी एक बहुत ही साधारण से लगने वाले पल में जन्मा था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में हैं, एक ट्रेन में लंबा सफर कर रहे हैं और बस उसी सफर के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच को, कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि उस सफर में उनके हाथ एक किताब लगी, जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट, और इसे पढ़ते पढ़ते गांधी जी के अंदर विचारों का एक तूफान सा आ गया। मतलब इस किताब के विचारों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। और वो इस किताब से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने फौरन इसका गुजराती में अनुवाद कर डाला। और जानते हैं उसे शीर्षक क्या दिया? सर्वोदय। बस यहीं से रस्किन के विचार गांधी के दर्शन का, उनकी फिलॉसफी का एक अटूट हिस्सा बन गए। तो ठीक है, विचार की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इस विचार को जमीन पर उतारा जाए तो सर्वोदय पर आधारित समाज असल में दिखेगा कैसा? उसका पूरा ढांचा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये जो सर्वोदय का विचार है ना, ये हमारे आज के समाज के सामने एक आईना रखने जैसा है। देखिए, एक तरफ है हमारा समाज जहां संघर्ष है, होड़ है, प्रतियोगिता है, और दूसरी तरफ है सर्वोदय की कल्पना जहां सहयोग है, बराबरी है और प्रेम है। ये सच में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की तस्वीरें हैं। तो इस दुनिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखिए, सर्वोदय की दुनिया में बड़े बड़े शहर नहीं हैं। इसकी बुनियाद है छोटे छोटे गांव, और ये गांव आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ सफिशिएंट। मतलब एक ऐसी जगह जहां लोग मिलकर खेती कर रहे हैं, अपने कुटीर उद्योग चला रहे हैं, और क्या बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारे फैसले सब मिलकर ले रहे हैं। और सरकार का क्या? इस सिस्टम में एक बहुत बड़ी सेंट्रलाइज्ड सरकार, जैसा हम आज देखते हैं, उसकी कोई जगह नहीं है। यहां राज्य या स्टेट बस इन सेल्फ गवर्निंग गांवों का एक ढीला ढाला संघ होगा। और सबसे दिलचस्प बात, यहां कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी। राजनीति की जगह होगी लोकनीति, मतलब लोगों की नीति। लेकिन रुकिए, समाज का ये पूरा ढांचा बदलना, ये गांव बनाना, ये सब सर्वोदय का अंतिम लक्ष्य नहीं था। नहीं, ये तो बस एक रास्ता था, एक जरिया था, एक बहुत ही गहरे मकसद तक पहुंचने का। सर्वोदय का सपना सिर्फ सिस्टम बदलने का नहीं था, सिर्फ पॉलिटिक्स या इकोनॉमी को ठीक करने का नहीं था। इसका जो असली और सबसे बड़ा लक्ष्य था, वो था इंसान को बदलना। जी हां, एक बिल्कुल नए तरह के इंसान को बनाना। तो सवाल है, ये नया इंसान होगा कैसा? तो कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसका दिल और दिमाग दोनों ही बहुत परिष्कृत हों, जो नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से एक बहुत ऊंचे लेवल पर हों। गांधी का मानना था कि जब तक ऐसे इंसान नहीं बनेंगे, तब तक एक सच्चा सर्वोदय समाज बन ही नहीं सकता। यही लोग उसकी असली नींव होंगे। तो आखिर में हम सब इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या इंसान का, पूरी मानवता का ऐसा नैतिक और आध्यात्मिक विकास, क्या ये सच में मुमकिन है? गांधी का ये सपना, जो सिर्फ एक सिस्टम बदलने से कहीं ज्यादा बड़ा है, क्या ये कभी हकीकत बन पाएगा?